नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें आज चर्चा करेंगे बिहार की प्रमुख नदियों के विषय में। अब देखिए, यहाँ से नहीं कुछ तो कम से कम 2 प्रश्न रहता ही रहता है। आपका जो 150 क्वेश्चन रहेगा उसमें से 2 देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बिहार स्पेशल में भी आएगा, करंट अफेयर से भी जाकर के जुड़ेगा, इसके अलावा ज्योग्राफी से भी जाकर के आपका जुड़ जाता है। तो यहाँ से प्रश्न की चांसेस रहते हैं, और जितनी भी नदियां मैं आपको पढ़ा दूंगा, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, जो जो बातें बता दूंगा इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो मान के चलिए कि आप अपना 2 नंबर यहाँ से पक्का कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं बिहार की नदियों को लेकर के। देखिए, जब बिहार की नदियों को लेकर के बात करेंगे तो बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर नदियों का जाल बिछा हुआ है, ठीक है। और यहां पर नदियों की अगर बात करेंगे तो सदाबहार नदियां भी नजर आएंगी, यानी कि साल भर जिसमें पानी रहेगा, यानी कि वो तमाम नदियां जो कि आप कह सकते हैं हिमालय से निकल के आ रही है, और कुछ नदियां जिसमें आप कह सकते हैं मानसूनी रिवर आप कहना चाहिए, क्योंकि मानसून के समय उसमें जल ज्यादा होता है। बाकी समय देखेंगे गर्मी के मौसम में नदी लगभग सूख जाती है, ठीक है। इसके अलावा बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर जो गंगा नदी है, गंगा नदी को बिहार की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है, ठीक। नोट करते चलिएगा ऐसा पॉइंट। और गंगा नदी क्या करती है, बिहार के लिए एक तरह से आप 2 हिस्सों में बिहार को बांट देती है। जैसे कि यहां से देखेंगे, ये गंगा रिवर है उत्तर प्रदेश से आते हुए, और यहां पर बक्सर के चौसा में एंट्री करेगी, और राजधानी पटना वगैरह से निकलते हुए बेगूसराय टच करते हुए ये कटिहार वगैरह के पास से ये निकल जाएगी, भागलपुर कटिहार के उस कोने से निकलेगी। तो अब देखिए क्या किया गंगा ने, बिहार को 2 भागों में बांट दिया। ये वाला जो पूरा हिस्सा हो गया, ये बिहार का उत्तरी मैदान हो गया, ठीक, यानी कि ये मिथिला वाला क्षेत्र कह सकते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ये मगध वाला क्षेत्र हो गया। क्लियर हो रहा है, दक्षिणी मैदान हो गया। तो ये गंगा नदी क्या की, बिहार को 2 अलग अलग स्पष्ट आप कह सकते हैं भूखंड में बांट देती है। अब इसके अलावा क्या होता है, तमाम ऐसी नदियां हैं यहां पर जुड़ी हुई, जो आप कह सकते हैं गंगा की सहायक नदी देखी जाएगी। मैप पर चीजों को याद कर लीजिए, क्योंकि अगर मैप आपका ध्यान रहा तो काम बन जाएगा। अब देखिए, ये नदी यहां पर नजर डालिए। सबसे पहले गंगा नदी की स्थिति को देख लीजिए। गंगा यहां पर जा रही है, और ध्यान रखना है गंगा जितने भी डिस्ट्रिक्ट से होकर के निकलती है, बिहार में प्रशासनिक तौर पर अगर चर्चा किया जाए तो 38 डिस्ट्रिक्ट है। गंगा कुल मिलाकर के 12 डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए निकलती है, यानी कि दोनों तरफ की अगर बात करेंगे बिहार में, ठीक है। ये प्रश्न आ चुका है तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तमाम ऐसी नदियां हैं जो गंगा में आकर के सहायक नदी बनेगी। चाहे यहां से शुरुआत करेंगे घाघरा से, फिर गंडक हो गया, फिर बूढ़ी गंडक हो गया, फिर बागमती हो गया, कमला, कोशी, महानंदा। तो कोशी जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। इसके अलावा कर्मनासा देखेंगे, उसके बाद सोन, फल्गु, पुनपुन, फल्गु नदी आप जानते हैं कि साल भर ये नदी सूखी रहती है, हालांकि अब परियोजना चला के गंगा के पानी को यहां तक पहुंचाया गया है, ठीक है। इसके बाद हो गया केओल नदी, और फिर अजय। कुल मिलाकर के ये प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां हैं जो बिहार के कृषि में कह सकते हैं, बिहार के जनजीवन में, बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बिहार देखेंगे तो नदियों के जाल से घिरा हुआ है पूरी तरह से, और इसीलिए कहीं न कहीं देखा जाता है कि बिहार आज भी एक कृषि प्रधान राज्य है, और तकरीबन 75% जनसंख्या बिहार की देखा जाए तो वह कृषि पर निर्भर है, ठीक है। अब एक और वजह है, चूंकि नदियों की बहुत ज्यादा बारंबारता है तो यहां पर बाढ़ प्रवणता क्षेत्र काफी अधिक होगा, बाढ़ की बारंबारता देखी जाएगी। जैसे कोसी नदी की बात करेंगे, कोसी अपना रूट चेंज करने के लिए जानी जाती है, प्रत्येक वर्ष देखेंगे कभी न कभी थोड़ा बहुत दिशा चेंज कर लेती है। इस वजह से ये पूरा जो सीमांचल का हिस्सा है इसमें बाढ़ देखने को मिलता है। हालांकि अंततः ये नदी गंगा में जाकर के अपना अस्तित्व खो देती है, ठीक है। तो अब इसको जरा विस्तार से देखेंगे, एक एक नदी को जहां से प्रश्न पूछा गया है उन तमाम चीजों से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत हम गंगा नदी से करेंगे, ठीक है, क्योंकि गंगा बिहार की जीवनदायिनी नदी है। उसके बाद घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये पूरा एक एक नदी करके पढ़ लेंगे। क्लियर है, होता जा रहा है। चलिए अब बिना वक्त गवाए हुए आ जाते हैं गंगा मैया के पास। तो चलिए गंगा नदी की शुरुआत यहां से कर दी जाती है। तो गंगा का आप यहां पर देख चुके हैं, 2-3 बातें गंगा के विषय में पहले बता चुका हूं। पहली चीज है क्या, बिहार को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण के मैदान में। इसके अलावा गंगा को बिहार की जीवनदायिनी कहा जाता है, और गंगा कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करती है बिहार में, 12। ये 2-3 बातें जो फैक्चुअली है ध्यान रखना है। एंट्री कहां से लेगी, बक्सर, चौसा जगह है, ठीक है। अब देखिए,
अब इसके उद्गम स्थल को लेकर के पहले प्रश्न पूछा गया है, कहा, हम सब ये जानते हैं गंगोत्री हिमनद का गोमुख, तो किस स्टेट में पड़ता है ये? उत्तरकाशी, उत्तराखंड में उत्तरकाशी जो एरिया पड़ता है वहां पर, तो ये उत्तराखंड हो गया। और मोहाना कहां पर है? तो बंगाल की खाड़ी। मोहाना कहने का तात्पर्य है कहां जाकर के ये अपना अस्तित्व खोती है, तो बे ऑफ बंगाल में जाएगी और वहां जाकर के ये जो है समाहित हो जाएगी बे ऑफ बंगाल में। अब देखिए गंगा नदी जो है बक्सर के निकट चौसा एक जगह पड़ता है, वहां बिहार में एंट्री कर लेती है इस एरिया में, और कटिहार के निकट जो है पश्चिम बंगाल में फिर एग्जिट करेगी बिहार से और पश्चिम बंगाल में एंट्री करेगी, जो कि ये वाला हिस्सा हुआ, तो कटिहार यहां पर पड़ जाता है। अब चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि 12 जिले से होकर के गुजरती है। अब चाहे तो नाम ध्यान रखिएगा, अगर बीचों बीच आपको मैप ध्यान रहेगा रूट तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि शुरुआत ही बक्सर से होता है, तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, राजधानी पटना भी जाती है, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, और अंत कहां से? कटिहार से। और इसके बाद कहां पर? वेस्ट बंगाल में इसकी एंट्री होगी। और इससे पहले कहां रहता है? उत्तर प्रदेश में। ये चीजें थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश से अगर पूछा जाए तो कहां पर? उत्तराखंड में, ठीक है। और वेस्ट बंगाल के बाद कहां पर? वे ऑफ बंगाल में। क्लियर हो रहा है ना? तो चीजें क्या करना है, इस तरह से आपको पूरा रूट गंगा नदी का याद रखना है, क्योंकि गंगा के इर्द गिर्द बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जलग्रहण क्षेत्र जो है किसका? गंगा नदी का, और कहां पर? तो बिहार में। तो अगर जलग्रहण क्षेत्र की बात करेंगे तो वो 15,165 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा, यानी कि ये पूरा जो डिस्टेंस की ये बात की गई है। और इसकी कुछ सहायक नदियां, अब गंगा की सहायक नदियां में बात करेंगे तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैप को देखिए। और मैप को देखने से याद करने का अच्छा तरीका है कि आप मैदान देख लीजिए। ये देखिए कि उत्तर के मैदान में कौन कौन सा नदी है और दक्षिण के मैदान से कौन कौन नदी वहां पर पहुंच रही है। तो उत्तर की दिशा से अगर मिलने वाली गंगा में नदी है तो देखिए कहां से शुरुआत करेंगे बताइए? यहां से, घाघरा नदी से, ठीक है। और घाघरा के बाद कहां पहुंचेंगे? गंडक से। गंडक के बाद आप पहुंच जाएंगे बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक, महानंदा, कोशी, तमाम नदियां यहां पर है। अच्छा चलिए, दक्षिण की तरफ से नदी अगर ले चलेंगे तो यहां देखिए कौन सी नदी है, चाहे वो सोन हो जाए, कर्मनाशा हो जाए, पुनपुन हो जाए, फल्गु हो जाए, ये तमाम ऐसी नदियां हैं, क्यूल हो जाए, अजय हो जाए, ये अंततः ये सारी नदियां गंगा के पास ही जा रही है, क्योंकि बीचों बीच जाकर के गंगा निकल रही है ना बिहार से, तो लोकेशन महत्वपूर्ण है गंगा का। क्लियर हो गया? तो गंगा के विषय में इतने चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो मान के चलिए लगभग आप प्रश्न को बना ले जाएंगे, इससे ज्यादा फिर कुछ नहीं आएगा। गंगा नदी पर कुछ जो प्रोजेक्ट वगैरह शुरू किया गया है, गंगा डॉल्फिन वगैरह की चर्चा जो की गई है, गंगा डॉल्फिन जो भागलपुर में विक्रमशिला वन्य जीव जो जलीय जीव अभ्यारण्य है उसकी हमने चर्चा किया भी है ना। और राष्ट्रीय जलीय पशु उसको कहा जाता है गंगा डॉल्फिन का। ये गंगा नदी से संबंधित कुछ और फैक्ट है जिसको मैं अलग अलग लेक्चर में आपसे बताता रहा हूं, ठीक है। तो आज केवल नदी पर हम फोकस करने वाले हैं। तो पहली नदी यहां पर हो गई मुख्य नदी। अब इसके इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। तो जरा बताइए हमें कहां चलना चाहिए, कहां से शुरुआत करें? यहां से, घाघरा से। एक एक करके ऐसे ऐसे करके देखेंगे ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। तो चलिए, घाघरा नदी। साथियों, घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहा जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश से एंट्री मार रही है और यहां पर जाकर के गंगा नदी में अपना अस्तित्व ये खो रही है। तो कुल लंबाई कितना होगा? 1180 किलोमीटर। बताते चलिए। इसके अलावा बिहार में लंबाई कितना देखने को मिलेगा? बिहार में यहां से लेके यहां तो कितना हो गया? 83 किलोमीटर। और बिहार में जलग्रहण क्षेत्र अगर देखा जाए तो 2995 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थल गुरला मंधाता चोटी के पास कहां पर पड़ता है? नेपाल। ध्यान रखिएगा, उत्तर से आने वाली अधिकांशतः नदियां जो है वो नेपाल से आ रही है, क्योंकि यहां पर इस एरिया में बिहार के उत्तर में कौन सा जगह है? नेपाल एक देश है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा हो रहा है, इसलिए तमाम नदियां उधर से आ रही है। और संगम कहां होगा? गंगा नदी में। कहां पर होगा? देखिए इस लोकेशन को क्या बोलते हैं? छपरा। तो छपरा के पास जाके संगम होगा। और ध्यान रखना है, गंगा की सहायक नदी कौन है? घाघरा। और घाघरा की सहायक नदी कौन सी है? राप्ती। तो इस तरह से भी चीजें याद रखनी है आपको। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पर घाघरा के बाद कौन सी नदी है? गंडक। तो गंडक के विषय में समझ लीजिए। अब देखिए एक बात, गंडक कहां से एंट्री मार रही है? ये लोकेशन, ये देखिए, इसका रूट पूरा देखते चलना है। और यहां पर गंगा में आ गई। तो कुल लंबाई 630 किलोमीटर। तो कुल लंबाई कहने का तात्पर्य गंगा, ये जो गंडक की उद्गम है लेकर के और यहां गंगा में मिलेगी, लेकिन ये पूरी लंबाई बिहार में नहीं है। अगर बिहार की लंबाई आपसे पूछा जाए तो 260 किलोमीटर है। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गंडक नदी या किसी भी नदी की लंबाई पूछा जाए
तो वो कुल लंबाई पूछा गया है प्रश्न में या बिहार के अंतर्गत लंबाई पूछा गया, ये गलती नहीं करना है। इसके अलावा बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र देखेंगे तो 4188 वर्ग किलोमीटर होगा। और उद्गम स्थल देखिए, उद्गम स्थल और मुहाना सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो अन्नपूर्णा श्रेणी देखिए, ये है ना, अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मीट और कुतांग के मध्य से ये होता है। संगम कहाँ होगा? गंगा नदी में। और कहां पर होगा? देखिए ये हाजीपुर। तो हाजीपुर जो है ना, आप कह सकते हैं गंगा नदी के ठीक उस पार हो गया। यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बात किया जाए, हाजीपुर बताएंगे किस डिस्ट्रिक्ट में? वैशाली। ध्यान रखिएगा, बिहार में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसका हेडक्वार्टर दूसरे शहर में है। जैसे कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट का नाम है, हेडक्वार्टर कहां पर है? हाजीपुर में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, हेडक्वार्टर कहां पर है? आरा में। तो भोजपुर से भी गंगा नदी आगे टच करती है, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए अब गंडक के बाद कहां चलेंगे? बूढ़ी गंडक वाले हिस्से में, ये मिथिला वाले हिस्से में हम घूम रहे हैं। बूढ़ी गंडक नदी की बात करेंगे तो यह नदी क्या होगा? जो पश्चिमी चंपारण जिले में चौतरबा और बिशंबरपुर के पास ये निकलेगी। हिमालय से नहीं बल्कि हिमालय की तराई यानी कि पहाड़ी क्षेत्र से निकलेगी और उत्तर बिहार के कई जिले से होकर के गुजरेगी, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया है। ठीक है, अब बूढ़ी गंडक का अगर मैप आप देख लेंगे, देखिए नेपाल से ही आ रही है और ये पूरा रूट एक तरह से आप इसको देख सकते हैं, इस हिस्सा में निकलते नजर आएगी। चलिए, यह खगड़िया जिले के पास गंगा नदी में मिल जाएगी और इसे बूढ़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गंडक नदी की पुरानी धारा जो है वह मानी जाती है। तो गंडक और बूढ़ी गंडक, यह अत्यंत टेढ़ी मेढ़ी नदी है। देखिए टेढ़ी मेढ़ी नदी कहने का तात्पर्य है, इसका देखिए जरा एक बार फिर से इसका रूट देखिए, देखिए कितना जैक्टिक मोशन है, ये देखिए क्या रूट है। तो इसीलिए इसको अत्यंत जो है टेढ़ी मेढ़ी के नजर से भी देखा जाता है। और बार बार अगर देखेंगे टेढ़ी मेढ़ी क्यों कोई नदी होगी? क्योंकि वो रास्ता बदल रही है ना। और एक तो मान लीजिए सदाबहार नदी है, पानी है, मानसून के समय और जल आ गया तो फ्लो ज्यादा होगा और जल भंडारण की क्षमता कम होगी, तो डायरेक्शन बदलेगी वो नदी। और इस वजह से क्या होगा कि वहां कई बार बाढ़ की स्थिति होगा और उसे बहुत ज्यादा नुकसान भी देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक तरह से देखिएगा, अगर जो उसमें जैक्टिक मोशन है, इस वजह से बिहार में जो आपको उत्तर बिहार का हिस्सा देखने को मिलेगा, इसमें बहुत सारे जगहों पर गोखुर झीलें देखने को मिलेगी। इसके डायरेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एक और बात रखना है कि इसकी कुल लंबाई लगभग 410 किलोमीटर है और सहायक नदी इसका पूछा जा सकता है डंडा, पंडई, मशान, कोहरा, बालोर, सिकटा, ट्यूर, तिलाबे, धनोटी और अजानकोटे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब देखिए यहां पर बूढ़ी गंडक के बाद कौन सी नदी है? बागमती। तो बागमती का उद्गम देखिए नेपाल, और फिर यहां पर जाकर के ये बूढ़ी गंडक के पास जाकर के मिल जाएगी, जो अंततः जाकर के गंगा में। कुल लंबाई कितना? 597। अब कुल लंबाई पूछा जा रहा है तो कहां पे? जहां से उद्गम है, यानी कि नेपाल के पास से। और बिहार में लंबाई कहने का मतलब बिहार में एंट्री के साथ पूछा जा रहा है तो वो 394 किलोमीटर है। जलग्रहण क्षेत्र अगर बिहार में देखा जाए तो 6500 वर्ग किलोमीटर होगा। इसके अलावा उद्गम क्षेत्र महाभारत श्रेणी कहां पर? नेपाल में। और संगम कहां होगा? कोशी नदी में जाकर के होगा, मतलब यहां से निकलते हुए और इस एरिया में चली जाएगी ये नदी। सहायक नदियां हैं विष्णुमती नदी, लखनदेई नदी, लाल बकैया नदी, चन्नाहा और जमुने नदी, छोटी मोटी नदियां ये है। इसके बाद आइए कमला रिवर की बात करते हैं। कुल लंबाई कितना है? 328। तो कमला का उद्भव देखिए कहां से? नेपाल से। बिहार में 120 और जलग्रहण 4488 है ना। उद्गम स्थल कहां पर? इसका भी महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी कहां पर? अगेन नेपाल में। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट नदी की चर्चा करेंगे, कौन? कोशी नदी। और कोशी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपना दिशा चेंज करती है और इस वजह से बड़े स्तर पर यह नदी क्या करती है? बाढ़ लाती है। कुल लंबाई 720, बिहार में 260, 11410 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल इसका ध्यान रखिएगा, यह गोसाई स्थान है सप्तकोशिक नेपाल में। और संगम कहां पर होगा इसका? देखिए यहां पर आइए जरा, देखिए अंततः कहां पर? गंगा नदी में, कुर्सेला के पास होगा। और इसको बिहार का शोक इसके डायरेक्शन बदलने की वजह से और इस वजह से बड़े स्तर पर आपदा विपदा आती है, बहुत जान माल की क्षति होती है और इस वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब चलिए महानंदा नदी। देखिए महानंदा नदी कहां से? अगेन फिर उस एरिया से देखिए ये रूट है महानंदा, यहां आकर के भी मिल रही है ये। ठीक है, अब कुल लंबाई कितना है? 360। बिहार में लंबाई देखेंगे 376, यहां चेंज कर लीजिएगा, ये फैक्ट जो है एक बार देख लीजिएगा। ठीक है,
इसका रिवर्स हो गया है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र देखेंगे 6150 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी कहां पर? नेपाल में। और संगम कहां पर है? मणिहारी, कटिहार के पास गंगा नदी में। आगे बढ़ जाएं, कर्मनाशा नदी। अब कर्मनाशा कहां? यहां हम इस रूट को ऐसे करके तमाम नदियों को देख लिए हैं, ठीक है। अब ये रूट हम पकड़ेंगे यहां पे आ जाइए। जैसे यहां से शुरुआत किया, अब यहां से शुरुआत करेंगे। चलिए, कर्मनाशा कुल लंबाई 192, शारीदाग कैमूर में। और संगम कहां पर होगा इसका भी? अगेन कर्मनाशा का गंगा नदी। गंगा नदी से ही ये सब मिलते नजर आएगी, ठीक है। सोन नदी, सोन यहां पर है, ठीक है। देखिए यहां पर गंगा में ही जा रही है। कुल लंबाई 780, बिहार में 210, 15,820 वर्ग किलोमीटर। यहां ये ध्यान रखिएगा, उद्गम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है सोन का। कहां पर? अमरकंटक चोटी कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। वहां से ये नदी आती है। संगम कहा? गंगा नदी दानापुर और मनेर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। बहुत फेमस जगह है दानापुर और मनेर, आप जानते होंगे। अब पुनपुन पर आ जाइए। पुनपुन की देखेंगे कुल लंबाई 200 और यहां पर जलग्रहण क्षेत्र 7747 वर्ग किलोमीटर। उद्गम छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर देखिए ये एरिया, चूंकि ये एरिया पूरा झारखंड का हो जाता है, छोटा नागपुर का पठार है, यहां से इसका उद्गम हो रहा है पलामू झारखंड से। और संगम इसका भी गंगा नदी में देखने को मिलेगा। वो कहां पर होगा? फतुहा के पास, ठीक है। अब देखिए अगला फल्गु पर चलेंगे। ये फल्गु नदी हो गया। फल्गु नदी अपने आप में ही बहुत दिलचस्प नदी है, क्योंकि इस नदी को आप ऐसे टहलते हुए पांव पैदल क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। पूरी नदी जो है आप पैदल एक छोर से दूसरे छोर जा सकते हैं, फिर भी इसे नदी कहा जाता है। इसमें गर्मी के समय में ऐसा देखने को मिलता है, 2-3-5 इंच कह सकते हैं या फीट पानी वो खोदेंगे तो आपको पानी मिल जाएगी, ऊपर पानी नहीं रहता है। लेकिन अगर मानसून के समय देखेंगे तो भयानक जल इसमें देखने को मिलेगा, यह भी बाढ़ लाती है। कुल लंबाई 235 और उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर पठार, यहां भी देखने को मिलेगा फल्गु का यहां से, तो ये हजारीबाग होगा। और संगम इसका भी अगेन कहां पर जाकर होगा? गंगा नदी में, ठीक है। तो ये फल्गु नदी के विषय में दिलचस्प कई सारे मतलब आप कह सकते हैं कि लोक कथाएं भी है कि मां सीता ने इसको श्राप दिया था। तो फल्गु नदी के एक तरफ देखेंगे विष्णुपद मंदिर है और दूसरे तरफ जो है सीता कुंड है। काफी आप कह सकते हैं कि पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर जगह है, धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से है। और हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों का जो कर्मकांड करते हैं, तर्पण अर्पित करते हैं, वह भी फल्गु नदी के किनारे ही करते हैं। गया जी आपने ये सुना होगा, तो वो वहीं पर होता है। तो इस नजरिए से भी ये ध्यान रखिएगा। विष्णुपद मंदिर के विषय में मैंने आपको पहले बता दिया, वो भी फल्गु के एकदम किनारे है। चलिए अब यहाँ पर 10 प्रश्न देख लेते हैं। चूंकि हमने सब कुछ देख लिया है तो प्रश्न समझना शुरू करते हैं। गंगा नदी बिहार में कहां से प्रवेश करती है? अब कहां से देखिए, आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो हमने जैसा कहा था कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? शुरुआत एकदम उत्तराखंड से। और कहां से? गोमुख से। और उससे प्रवेश करके ये कहां आती है? उत्तर प्रदेश में। गोमुख से होगी, एकदम उत्तरकाशी में पड़ता है ये, जो गंगोत्री वाला एरिया कहते हैं। अब यहां से आगे ये कहां जाएगी? बिहार में। और बिहार में जो ये एंट्री लेगी साथियों, तो एक जगह जो पड़ता है उसका नाम है, डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है एकदम यूपी के बगल में है, उसका नाम है बक्सर, ठीक है। बी विकल्प के साथ चलेगा। बक्सर में एक जगह है जो चौसा पड़ता है, वहां से होता है। चलिए दूसरे पर चलते हैं। गंगा नदी बिहार में कितने जिलों से होकर के गुजरती है? मैंने बार बार कहा है कि ये 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगी, बक्सर से ऐसे गुजरते हुए, और यहां पर कटिहार से निकलती है वेस्ट बंगाल के तरफ। तो ये दोनों तरफ जो है इस तरह से टच करते हुए बीचों बीच 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरेगी। देख रहे हैं ये जो इसका रूट देखने को मिलेगा, यहां से एंट्री लेकर के इधर तक, तो 12 दोनों तरफ डिस्ट्रिक्ट को छू करके ये निकलेगी। चलिए आगे बढ़ जाए। हाँ 12 टिक लगा दीजिए, कितना है? सी विकल्प के साथ चलेंगे। तीसरे पर चला जाए, आइए। गंडक नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है? और हमने इसको चर्चा में लिया है, लेकिन एक बार फिर से आप क्या कीजिए, मैप देख लीजिए ताकि आप चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। देखिए गंडक कहाँ है? ये वाला देखिए, तो ध्यान कुछ आ रहा है? कौन सी श्रेणी है? अन्नपूर्णा पढ़ा है और यहां पर संगम इसका हो रहा है। चलिए विकल्प में क्या दिया है देख लीजिए, क्या दिया है यहां पर? उद्गम किस पर्वत श्रेणी से, और अन्नपूर्णा श्रेणी के विषय में, अन्नपूर्णा श्रेणी के विषय में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और अगर ये उद्गम पूछा गया है, मैं इसको बोलूं कि संगम कहां होता है, तो गंगा नदी में तो होता है, लेकिन गंगा नदी में कहां पर, यह भी तो एक प्रश्न हो सकता है। तो कौन सी जगह पर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट? वैशाली। और इसमें भी एक लाइन पूछ लूं कि वैशाली में संगम कहां पर, तो क्या आप कहेंगे सर हाजीपुर होता है। क्लियर है?
चलिए अब चौथे पर चलते हैं तुरंत। निम्नलिखित नदियों में से बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कौन सी है? इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए फैक्ट पर थोड़ा काम कीजिएगा। बूढ़ी गंडक की जो है ना बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि डंडा हो गई, पंडई हो गई, मनाश हो गया, कोहरा हो गया, बालोर है, सिकटा है, ट्यूर है, इसके अलावा तिलावे हो गया, धनौटी हो गया, फिर एक नदी है अजान कोटे, ये भी सहायक नदी है। तो बूढ़ी गंडक की बहुत अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है, गंडक की सहायक नदियां अलग होगी, बूढ़ी गंडक की अलग होगी, क्योंकि ये जो बूढ़ी गंडक का एज देखेंगे गंडक से पुरानी है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। तो इसमें आपको देखना है कि तमाम तरह की सहायक नदियां या नदियों की जो बात की गई है, तो इसमें कौन सी बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है? अब आपको ध्यान होगा मैंने डंडा के विषय में चर्चा किया है, तो डंडा क्या है? बूढ़ी गंडक की सहायक नदी में आएगी। पुनपुन और सोन तो सीधे तौर पर नहीं होगा, क्योंकि पुनपुन और सोन तो खुद एक नदी है, और किसकी नदी होगी? सहायक नदी ये गंगा की हो जाएगी, तो इसको तो ऐसे ही आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। बागमती नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक से समझिए, बागमती नदी किस नदी की सहायक नदी है? गलती बहुत होता है, मैप में मैंने बताया था गंगा, सोन, कोसी, महानंदा। मेरे ख्याल से आप महानंदा को निकाल देंगे, सोन को निकाल देंगे, अब बच गई गंगा। अधिकांशतः लोग क्या करते हैं साथियों, गंगा में जाकर के टिक लगा देते हैं, ठीक है, और यही गलती उनसे होती है। ठीक से समझना, अगर जिनको लोकेशन मैप की समझ होगी वो समझ जाएंगे, इसलिए मैं बार बार मैप दिखाता हूं आपको। अब यहां पर देखिए कौन सी नदी वहां पर पूछी गई है? बागमती। जरा देखिए बागमती का लोकेशन क्या है, ये एरिया है, ठीक है। अब यहां से ये आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जरा देखिएगा ये आगे देखेंगे कोशी के तरफ है, तो ये इस रूट में आकर के मिल जाती है। तो अगर आप देखेंगे बागमती का, तो अधिकांशतः लोग यहां पर बागमती का अधिकांशतः लोग जो मानते हैं सहायक नदी, इसको गंगा का मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार जो है ये गलती हुआ है, और बिहार बोर्ड का जो मतलब बीपीएससी का जो मानना है, उसने कोशी नदी इसको माना है जवाब में पिछले साल। तो अगर देखा जाए ये अपना आकार कोशी नदी में जाकर के मिलाती है, और उद्गम कहां पर होगा? नेपाल। नेपाल में कहां पर? महाभारत श्रेणी से देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। छठा, कमला नदी के बिहार में लंबाई कितना? अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, कुल लंबाई नहीं पूछा गया है, पूछा क्या गया है? बिहार में लंबाई। और बिहार में लंबाई आपको मैंने बताया था कि कमला नदी का बिहार में 120 किलोमीटर होगा। लेकिन मान लेते हैं कि आपसे हम पूछ रहे हैं कि कुल लंबाई होगा टोटल, तो कुल मिलाकर के 328 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि उद्गम से लेकर के मुहाने तक की बात की जा रही है, ठीक है। और उद्गम कहां पर होगा इसका? तो वह नेपाल में होगा, और नेपाल में कहां होगा? महाभारत श्रेणी, ये ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बता दिया है आपको। तो 120 किलोमीटर आगे बढ़े। बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? मुझे ज्यादा तो बताने की जरूरत नहीं है ना, कोसी नदी, क्योंकि अपना डायरेक्शन चेंज करती है और इस वजह से हर साल बाढ़ लाती है, और सीमांचल के क्षेत्र में खास करके देखा जाता है, मिथिला और उसमें भी सीमांचल। महानंदा नदी गंगा में कहां मिलती है? तो जरा महानंदा का मैप देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। एकदम किनारे में चलना पड़ेगा आपको महानंदा के लिए। कहां पर? ये देखिए एकदम जो है पूरब में, ये देखिए, और कहा गया इधर से आ रही है यहां, ये देखिए बिहार में कहा, ये इसका मैप था। अब चलिए प्रश्न पर चलिए और विकल्प देखिए, मैप याद करना है और फिर विकल्प पे आना है। अगर आप ऐसा करते रहे तो आपका काम बन जाएगा। महानंदा नदी गंगा में कहां मिलती है, ये आपसे पूछा गया है, और उसमें जगह देखिए कुर्सेला, मणिहारी, फतुहा और हाजीपुर। हाजीपुर फतिहा सब ऐसे ही हटा देंगे, कटिहार जगह है, तो कटिहार में कौन सा? मणिहारी। कटिहार दे करके ये आपके लिए इजी कर दिया है ना। और गंगा की प्रमुख सहायक नदी मानी जाएगी उत्तर के दिशा से आने वाली, उत्तरी प्रमुख सहायक नदी में एक महानंदा है। कर्मनाशा नदी का उद्गम कहां है? अब कर्मनाशा नदी का उद्गम आपसे पूछा गया है ना, तो जरा सा मैप पर चल लीजिए, मतलब नदी को समझ लीजिए। देखिए कर्मनाशा आपको कहां पर देखने को मिल रहा है? ये देखिए एकदम जो है इधर पश्चिम, तो यहां पर आप देखेंगे ये रूट इसका पड़ता है। अब चलिए कर्मनाशा की स्थिति को यहां पर समझ गए, तो यहां पर पूछा गया है कि ये कहां से निकल रही है, तो देखिए उद्गम कहां पर है, किस जगह पर है? कैमूर। कैमूर में कौन सा जगह है? शारीदाग। तो बी विकल्प के साथ यहां पर हम चलेंगे, ठीक है। और अगर देखा जाए गंगा की प्रमुख दक्षिण से बहने वाली दक्षिणी नदी में सहायक नदी ये देखने को मिलेगी कर्मनाशा। ओके चलिए आखिरी प्रश्न आज का,
घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? सबसे पहले हमने गंगा के बाद आज जो चर्चा शुरू किया था साथियों, वो घाघरा नदी को लेकर के चर्चा शुरू किया था। चलिए अब देखिए घाघरा नदी कौन सा है? ये नदी, ठीक है। और देखिए ये इसका रूट हुआ, ये यहां आकर के मिल रही है। कौन सा जगह होगा? विकल्प में देखिए, दो जगह पर ज्यादा आपको दिक्कत आएगी। पटना आप ऐसे ही हटा देंगे, पटना आगे है। मुंगेर आप ऐसे ही हटा देंगे, एकदम दक्षिण में इधर पर जाता है। दो जगह आप कंफ्यूज करेंगे, हाजीपुर और कौन सा? छपरा। अब ठीक से समझिएगा, पहले कौन सा जगह पड़ता है? छपरा पड़ेगा। अगर बिहार में अगर ये आ रहा है और घाघरा नदी जो है इस रूट से आकर के मिल रही है, तो पहले यहां पर ये लोकेशन ध्यान रखना है। पहले ये लोकेशन छपरा पड़ेगा कि हाजीपुर पड़ेगा? आपको ध्यान है, हाजीपुर मैंने कहा गंगा के ठीक उत्तर में आपको देखने को मिलेगा, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। और इस तरफ देखने को मिलेगा आपको पटना, दक्षिण में। तो छपरा जो है इस एरिया में पड़ता है और घाघरा का रूट ये है। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये छपरा के पास ये गंगा में आके मिलेगी। और इसकी सहायक नदी आपसे पूछा जा सकता है, किसका? जो है घाघरा। अच्छा, घाघरा का सहायक नदी तो करेंगे, उससे पहले इसका एक नाम और होता है, सरयू। क्योंकि हो सकता है आपसे घाघरा नदी पूछ करके सरयू नदी पूछ ले और आप कंफ्यूज होना शुरू कर दें। तो सरयू नदी जो है घाघरा नदी का ही नाम है। और एक बात समझ में आ गया कि घाघरा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की, गंगा की सहायक नदी है। दूसरी बात, घाघरा की सहायक नदी कौन है? यह भी एक प्रश्न है। दो बातें समझ लीजिए, मतलब घाघरा जो हुई ये गंगा की सहायक नदी हुई, और घाघरा की सहायक नदी कौन हुई ये आपसे पूछा गया है। उस नदी का नाम है राप्ती। तो राप्ती भी आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि यहां पूछा गया था कि घाघरा नदी कहां मिलती है, संगम होता है तो छपरा के पास, सी विकल्प में। तो ये देखिए, नदियों पर आधारित आज हमने लेक्चर देखा, तमाम नदियों के विषय में पढ़ भी लिया, 10 प्रश्न भी उस पर समाधान कर लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जितनी चीजें आपको बताया हूं, अगर नदियों पर प्रश्न रहता है तो यही पूछा जाएगा। एक काम आपके लिए असाइनमेंट देता हूं, क्योंकि गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से होकर के गुजर रही है और मैंने बताया कि 12 डिस्ट्रिक्ट से टच करके निकलती है। आपको करना क्या है कि गंगा नदी जहां जहां से गुजर रही है ना, तो उसके मुहाने पर या उसके किनारे कह सकते हैं, जो प्रमुख शहर है उसके विषय में बस आप जानकारी रख लीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि भाई हाजीपुर है या छपरा है या बक्सर है या पटना है या समस्तीपुर, वहां से डिस्ट्रिक्ट मतलब टच होकर निकल रही है, तो आसपास कौन कौन शहर है, बेगूसराय, भागलपुर, जो भी है, कटिहार, ये आप जरा नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपका इतना से काम चल जाएगा और आपने पहले से भी बहुत तैयारी कर रखी है, तो बस ये लास्ट मिनट रिवीजन कीजिए ताकि आपके लिए ये फ्रूटफुल हो जाए। अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जिस पर आपको रिवीजन चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, उस पर हम जल्द से जल्द लेक्चर लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।